तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग है। 59 सीटें जिन पर वोटिंग होने वाली है। सन 2017 में बीजेपी ने 49 सीटों पर कब्जा किया था, माफ करिए 38 सीटों पर, लेकिन इस बार सपा इस कोशिश में कि कैसे जो यादव बाहुल्य इलाके हैं उन पर कब्जा किया जाए। हालांकि पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा यह कह रही है कि हमने तो 2 चरणों में विजय प्राप्त कर लिया है। 59 सीटों पर वोटिंग। बीस फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जो यादव बाहुल इलाके में हैं। 2017 में इन इलाकों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती इन यादव बाहुल जिलों को बचाने की है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अचानक दिन में धूप चलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है। मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश उत्तर प्रदेश के चुनावों में महसूस हो रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में है। तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। यादव बहुल सीटों के बावजूद समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं, और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। इसी मैनपुरी की करहल सीट में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणा गणित को दुरुस्त करने का है। इस हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हाथरस जिले की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के ज़हन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इतर नगरी कन्नौज पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और कन्नौज को बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाले इलाके में भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहाँ मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रहा है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतार दिया है। बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है, पानी और रोजगार सवाल है। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। एक समय बुंदेलखंड बीएसपी का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया है।
यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शय होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बड़ी खबर आ रही है पंजाब विधानसभा चुनाव में आज थम जाएगा प्रचार। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान होने वाला है। मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम मशीन में कैद करेगी जनता। 20 फरवरी के दिन 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी के भी हौसले बुलंद। पीएम नरेंद्र मोदी आपको कल के दिन दिखाई दिए होंगे पंजाब में। ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की थी। पंजाब में चुनाव का प्रचार शोर खत्म होने में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लिहाजा चुनाव प्रचार अभियान अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। तमाम दिग्गज पंजाब की धरती से हुंकार भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पंजाब में रैली की। अबोहर से लोगों को अपने गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर रेत माफियाओं के संरक्षण देने का आरोप लगाया और ऐलान कर दिया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो रेत और ड्रग्स माफियाओं की विदाई हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या? पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास। डबल इंजन की सरकार का मतलब पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया, इनकी विदाई। पिछले 4 दिनों में पीएम मोदी की ये तीसरी और आखिरी रैली है। पहले उन्होंने जालंधर और फिर पठानकोट और अब अमरोहा में रैली कर विपक्षियों को निशाने पर लिया। पंजाब में मजबूती से लड़ रही आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री ने घेरा। कवि कुमार विश्वास के बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर संगीन आरोप पंजाब के सियासी समर में बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी की राह देख रही है, इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में राहुल गांधी को भी केजरीवाल पर अटैक करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस मामले पर जवाब देने की मांग की। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? पंजाब में दिग्गजों का जमावड़ा है। कांग्रेस के धुरंधर लगातार कैंप कर रहे हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी हाथ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। पठानकोट में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं कूदे हैं।
लेकिन चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को घेरा। इस तरह किसान अंदोलन दौरान भी पंजाब ਅਤੇ पंजाबियत ਨੂੰ बदनाम ਕਰਨ ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ गई, जिन्हां पंजाबियों की दलेरी, बहादुरी, देशभक्ति ਅਤੇ कुर्बानी ਨੂੰ पूरी दुनिया सलाम करती है, उन्हां पंजाबियों बारे की कुछ नहीं किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछले 8.5 साल से सरकार है और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर पैर पसारना चाहती है। लिहाजा पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। फतेहगढ़, चुंडिया और गुरदासपुर में केजरीवाल ने रोड शो किया और पंजाब में सरकार बनाने का दावा भी किया। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। 117 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। लिहाजा सभी दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में पंजाब चुनाव कांग्रेस के लिए इज्जत का सवाल बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में सरकार बनाने का मौका। वहीं अकाली दल ने भी पूरी ताकत लगा दी है, तो बीजेपी गठबंधन भी दांव खेलने के लिए तैयार है। ऐसे में पंजाब में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।